Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to learn dummy subject. That what is actually dummy subject and how many dummy subjects do we have? So in English grammar में हमारे पास dummy subjects दो ही है, एक there है और दूसरा हमारे पास it है जो कि dummy subject भी है और हमारे पास there एक और काम भी करता है ग्रामेटिकली इसका एक और फंक्शन भी है it का भी एक और फंक्शन भी है. So let's get started and learn that what is actually dummy subject. तो पहले मैं बताता चलो अबाउट डमी सब्जेक्ट की. डमी सब्जेक्ट हमारे पास वो सब्जेक्ट होता है जिसका कोई सिमेंटिकली कोई यूज ना हो, मतलब इसका कोई मीनिंग वगैरह ना हो. इट विल हैव नो मीनिंग, लेकिन इसका जो ग्रामेटिकली सेंटिक्स का जो वैल्यू है, मतलब इसका ग्रामेटिकली इट विल हैव अ वर्क. तो इसका ग्रामेटिकली एक वर्क है यहाँ पे, and that's why it is called dummy subject. A dummy subject, dummy means something which is empty, something which is artificial. कोई ऐसा चीज जो अनरियल हो, रियल ना हो, इसको हम डमी सब्जेक्ट है. मतलब रियल सब्जेक्ट ये ना होंगे. ये डमी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो अनरियल होगा, जो आर्टिफिशियल होगा और जो एम्प्टी सब्जेक्ट है, मतलब इसका कोई मीनिंग वगैरह नहीं होगी. और ग्रामेटिकली ये फंक्शन अदा करेगा एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस. ग्रामेटिकली इसका वर्क तो मैंने लिखा है कि इसका होगा, और वो ग्रामेटिकली फंक्शन ये होगा कि इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. दैट्स व्हाई वी कॉल इट डमी सब्जेक्ट. अब जिस तरह मैंने कह दिया है कि डमी सब्जेक्ट हमारे पास दो ही है, तो पहले हम एक डमी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास है देयर. देयर हमारे पास एक डमी सब्जेक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जिस्टेंस. किसी भी चीज की मौजूदगी की बात आप कर रहे हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है इस डमी सब्जेक्ट देयर को. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड. इन माई हैंड. नाउ इट इज अ सेंटेंस कि इस सेंटेंस को अगर आप देख लो तो आप ये बात अंडरस्टैंड करोगे कि यहाँ पर जो मैंने कह दिया कि देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड, तो मेरे हाथ में एक मार्कर है. यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर देते कि मेरे हाथ में एक मार्कर है को आप थोड़ा इंडिकेशन देते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर वहां पर चेयर्स है, तो मैं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूँ कि मैं वहां पर चेयर है मतलब इस तरह कहूँ कि देयर आर चेयर्स और इशारा कर दूंगा. ये बिल्कुल गलत है कि वहां पर चेयर है के साथ आप इशारा करें. इसको आप इस तरह करके देयर आर चेयर्स ओवर देयर, फिर ठीक है ओवर देयर आप लगा लोगे तो ये इंडिकेट कर देगा प्लेस को. लेकिन जो देयर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया है जिसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट. और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होगी, तो इस देयर का भी यहाँ पर ये वाला मीनिंग है कि देयर वहां या हेयर. यहाँ हेयर का जो देयर हेयर का ये मतलब है कि यहाँ और वहां. तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस दिखा देता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगी. इसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट. दूसरी बात मैं बताता चलूं, फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर, आई गो देयर. अब इस देयर को हमने यहाँ पर एज एडवर्ब इस्तेमाल किया है यहाँ पे. तो जब ये एज एडवर्ब इस्तेमाल हो गया है तो इसका मतलब होता है फिर वहां. तो मतलब क्लियर हो गया कि जब देयर को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं एक सेंटेंस में तो इसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होगी. ग्रामेटिकली सिर्फ फंक्शन है कि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया है, तो इसको हमने डमी सब्जेक्ट कह देना है. अब ये देयर जो इस्तेमाल आई गो देयर, तो ये तो सब्जेक्ट की जगह नहीं आया है, तो ये तो हमारे पास प्लेस का इंडिकेशन करे, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसको आप एडवर्बियल भी कह सकते हो. तो यहाँ पर ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं बता रहा. अब अगर इसके साथ आप देखें आई गो देयर, सो इट्स फाइन. अगर आप ये भी कह दो कि देयर आर चेयर्स ओवर देयर, ओवर देयर, फिर ठीक है आप ओवर देयर कर दो, मतलब उधर चेयर्स है. अगर आप देयर आर चेयर्स इन द क्लासरूम, तो ये कोई इसका आप इसका सिर्फ एग्जिस्टेंस बता रहे हो, कोई प्लेस नहीं बता रहे हो. देयर का मतलब नहीं होता है वहाँ क्लासरूम में चेयर्स है. सो दैट इज देन रॉन्ग. So this is what about there is. Now one thing that we misuse is when we have in English, we have this one there, when we have this one there. When we compare these words together, you will find that this there can be used as a pronoun which is called existential pronoun. इसका existential pronoun के नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, and which can also be called demi subject. और इस there को आप इस्तेमाल कर सकते हो as an adverb, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर इन दिस सेंटेंस. बट इस देयर की बात अगर आप कर रहे हो तो आपने इस देयर का इस्तेमाल कर देना है एज इन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, देयर हाउस was big, their house was big. अब देख लो यहाँ पर इस सेंटेंस को,
हाउस हमारे पास एक नाउन है, देयर आता है और इस नाउन की डिस्क्रिप्शन करता है। जब नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना है। तो हमारे पास ये देयर एडजेक्टिव है। इवन प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम होती है, लेकिन फिर भी जो रिटन राइटिंग है इसका बिल्कुल अलग है और इसका फंक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि ये देयर एज प्रोनाउन काम कर देता है, एज एडवर्बियल काम कर देता है, और ये जो देयर है ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा एक सेंटेंस में। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न अबाउट देयर कि ये तो एक एग्जिस्टेंशियल प्रोनाउन की तरह काम भी कर देता है, एडवर्ब की तरह काम भी, एडवर्ब प्लेस जिसको हम कहते हैं, और ये जो देयर है ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, and this is different from this there. So don't do misuse of these two words. So always you need to be there. Now we are coming towards, अब हम आते हैं दूसरा डमी सब्जेक्ट की तरफ जो हमारे पास है इट। इट हमारे पास भी एक डमी सब्जेक्ट है जो इन रियल में, मैं इसका रियलिटी बताता हूं आपको, तो हमारे पास ये रियल प्रोनाउन भी है और ये हमारे पास एक मैं कहूंगा रियल प्रोनाउन, मतलब रियल प्रोनाउन, और ये हमारे पास अनरियल प्रोनाउन का काम भी कर देता है। अनरियल प्रोनाउन when it works as a real pronoun works as an unreal pronoun। ये जो रियल प्रोनाउन का काम कर देते हैं तो हम इसको थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, या एनिमल्स की आप बात कर रहे हैं तो तब आपने इस्तेमाल कर देना है इस रियल प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल यू टॉकिंग अबाउट अ डॉग दैट इट बार्क्स ऑलवेज, इट बार्क्स ऑलवेज, इट का मैंने इस्तेमाल किया है एक डॉग के लिए, तो फिर ये हमारे पास एक रियल प्रोनाउन है जो सेंटेंस में इसका मीनिंग भी है। तो अगर आप इस इट का अनरियल प्रोनाउन इस्तेमाल कर देते हो तो अनरियल प्रोनाउन मतलब ये एक डमी सब्जेक्ट पर बन जाएगी। अब डमी सब्जेक्ट जब हम इसका इस्तेमाल क्यों कर देते हैं और अगर इसका मीनिंग नहीं है तो फिर क्यों लगा लेते हैं, सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स दैट। अब ये इट एज अनरियल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा डेज के लिए, वी विल आल्सो यूज इट फॉर डेट, it can also be used for time, and then it can also be used for weather. To talk about these four things, you'll have to put it as unreal pronoun. For example, let me make a sentence. It's Monday today, it's Tuesday today, it's 14 August, it's 14 August, it's 20 past blah blah, what we just want to say, it's hot weather. Let me put a sentence by giving you an example. I will prove it that why do we use unreal pronoun in a sentence. So let's do that right now. For example, अगर मैं कह दूं कि it is a hot day, it is a hot day, now it is a hot day, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक गर्म दिन है, गर्म दिन है आज, it is a hot day today, let me put today, आज ये भी लगा दूं today, तो गर्म दिन है आज, it is a hot day। अगर आप देख लें तो आप इस सेंटेंस को इसी तरह भी लिख सकते हो कि day is hot today। तो फिर हम ये इट का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों करें, जो स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर इस सेंटेंस को इट इज अ हॉट डे टुडे को हम इसी तरह कह सकते हैं द डे इज हॉट टुडे, तो फिर इस इट का यूज यहाँ पर क्यों होता है हमें, सो हम क्यों करते हैं। सो इट यहाँ पर एज डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया जिसका कोई मीनिंग नहीं होगी, इसकी ग्रामेटिकल फंक्शन है एज एन सब्जेक्ट, लेकिन इस्तेमाल इसलिए हम कर देते हैं क्योंकि आप जानते होंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव हमारे पास नाउन की डिस्क्रिप्शन कर देता है। अब जब नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रहा हो तो डे को तो आपने कह देना है नाउन, अब इस नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है हॉट डे, तो हॉट हमारे पास डे की डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ये हॉट, एडजेक्टिव हो गई और डे हमारे पास नाउन है। अब इस सेंटेंस की तरफ बढ़ते तो डे हमारे पास नाउन है और ये जो हॉट है ये एडजेक्टिव है। आपको एडजेक्टिव के बारे में एक हिडन सीक्रेट बता दूं कि अगर एडजेक्टिव जिस नाउन को बयान करता हो उससे पहले इस्तेमाल हो गया हो तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ देता है, एडजेक्टिव को थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर देता है। लाइक इट इज हॉट डे, इस सेंटेंस में इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, टू से द डे इज हॉट टुडे, मींस यहाँ पर ज्यादा हम फोकस दे रहे हैं और इसमें थोड़ा फोकस कम है, इसलिए हम इट को एज ए डमी सब्जेक्ट बना के इसको हम एक सेंटेंस इससे बना लेते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इट को हम एज डमी सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल कर देना है हमने, और देयर को हम एज डमी प्रोनाउन एज एग्जिस्टेंशियल प्रोनाउन एज डमी सब्जेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल कर देना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से बता रहा चलूँ कि इट हमारे पास रियल प्रोनाउन भी है, अनरियल प्रोनाउन भी है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, रियल किस तरह है, अनरियल किस तरह, एग्जाम्पल दे दिया है। जिस तरह एक एग्जाम्पल मैंने अभी कह दिया था that it barks a lot, it barks a lot is a sentence, it barks a lot, it मतलब मैंने एक डॉग की तरफ इशारा किया, it barks a lot। यहाँ पर देयर के बारे में डमी सब्जेक्ट काम कर देता है और एज एन एडवर्ब काम भी कर देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया है। Hopefully I can say that the lecture that I have given right here is quite fruitful for you. So if you're new to this video, don't forget to subscribe the channel and tell them wait for another video that I'm making here. So till then, take care of yourself and wait for my video.